सकीना ऐसी शहर गई कि फिर लौट कर ना आई और ना अपने बाप को कोई खत ही लिखा। खुदा जाने वहाँ उस पर क्या गुजरी कि जैसे बिल्कुल गायब ही हो गई। करीम की हालत अपनी बेटे की जुदाई में खराब होना शुरू हो गई। वो हर रोज डाक खाने में आकर बरामदे में बैठ जाता और बार बार पूछता कि उसकी बेटी का खत तो नहीं आया। शुरू में डाक खाने वाले उससे दिलजुई करते रहे, फिर उन्होंने उसकी परवाह करनी छोड़ दी। उसके बाद करीम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर उसे धुतकारा जाने लगा कि क्या अपनी बेटी की खत का इंतजार कर रहे हो, वो मर गई है। बेचारा मुसीबत का मारा बाप 2 बरस तक शहर की खाक छानता रहा। उसे अपनी बेटी का कोई सुराग न मिला। वो रखेलपुर वापस आ गया। लोग उसे दीवाना समझने लगे। बच्चे उसके पीछे चिट्ठा करते और वो एक बार फिर अपनी बेटी को ढूंढने शहर चला गया। वहाँ 4-5 बरस तक अपनी बेटी की तलाश में दरबदर फिरते रहने के बाद अब फिर वापस कस्बे में आ गया था और डाक क्लर्क ने उसे झाड़ दिया था। मुझे बदनसीब करीम भाई से बड़ी हमदर्दी हो गई, मगर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वो चला गया। मैं दिन भर डाक खाने में ड्यूटी देने के बाद अपनी कोठरी में आ गया। शाम को मुझे कैप्टन सिंह के यहाँ जाकर एक मन घड़त रिपोर्ट देनी थी। जब सूरज गुरूब हो गया और कस्बे के खेतों पर अंधेरे की सुरमई राख सी गिरने लगी, मैं कोठरी से निकलकर पुराने किले की तरफ चल पड़ा। कैप्टन सिंह के क्वार्टर पर पहुंचते ही अंधेरा हो गया। क्वार्टर अच्छा खासा था। अंदर सहन में बाग की एक क्यारी लगी थी। बरामदे में बल्ब जल रहा था। छोटे से गेट पर एक इंडियन सिपाही पहरा दे रहा था। मैंने उसे अपना नाम बता दिया तो वो मुझे अंदर ले गया। महर्ता कैप्टन सिंह ने मुझसे हाथ मिलाते हुए एक छोटे से सजे सजाए कमरे में बिठाया और मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर बोला, कहो दोस्त, क्या खबर लाए हो? मैंने कहा, साहब जी, आपका अंदाजा दुरुस्त था। फिरोज भाई के पास कल रात एक आदमी आया था। दोनों देर तक खुजर फुजर करते रहे। याद भी अपने साथ एक गठरी भी लाया था जो फिरोज भाई ने रखी थी। कैप्टन सिंह ने पूछा, उसमें क्या था? मैंने कहा, ये मैं पता नहीं चला सका, लेकिन मैंने उनकी बातें छुप कर सुन ली थी। उसने पूछा, वो क्या बातें कर रहे थे? मैंने जवाब दिया, मैं दरवाजे के साथ लगकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। साफ आवाज नहीं आ रही थी, बस इतना ही सुन सका कि वो सप्लाई डिपो से इस बार चीनी की बोरियां उठाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। कैप्टन सिंह की भवें तन गईं। तो बुआ फिरोज भाई चोरों का सरदार है और अब वो हमारे डिपो से चीनी की बोरियां चुराने आ रहे हैं। मैं सालों को शूट कर दूंगा। तुम ऐसे करो, उस आदमी पर नजर रखो, वो गांव में कहाँ है अब? मैंने कहा, वो तो सुबह सुबह चला गया था, शायद 2-1 रोज में फिर आए। कैप्टन सिंह गुस्से में उठकर टहलने लगा। वो बार बार हाथों की मुट्ठियां बंद कर रहा था। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने बड़ी अच्छी खबर दी है, शुक्रिया। अब तुम जाओ, हम इस बार चोरों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने समझ कर रखा है। मैं नमस्कार करके चला गया। मैंने ये सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के मुताबिक किया था। मुझे मालूम था कि कैप्टन को मेरी तरफ से किसी सबूत की जरूरत है और वो फिर भरपूर एक्शन लेगा। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। दूसरे रोज मैं अभी डाक खाने नहीं गया था कि पूना रेजिमेंट की जीप हवेली के बाहर आकर खड़ी हुई। उसमें से 4 फौजी जवान राइफलें ताने निकले और हवेली में घुस गए। उन्होंने फिरोज भाई को घसीट कर बाहर निकाला और जीप में बिठाकर देखते ही देखते वहां से गायब हो गए। हवेली में औरतें और बच्चे दम बखुद रह गए। मैं भी उनकी हैरानी और परेशानी में शामिल हो गया। फिर डाक खाने में चला आया। 4 बजे वापस हवेली में गया तो फिरोज भाई आ गया था, मगर उसकी बुरी हालत थी। कमांडर ऑफिस में उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था। वो बिस्तर पर पड़ा कर रह रहा था और कस्बे का वेदास उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा था। उसने रोते हुए मुझे बताया कि खुदा जाने मेरे किस दुश्मन ने फौजियों को खबर दी है कि मैं उनके हाथ चोरियां करवाता हूँ। देखो उन्होंने मार मार कर मेरी क्या हालत बना दी है। मैंने बज़ाहिर इंतहाई हमदर्दी का इजहार किया। दिल में दुख भी हुआ, लेकिन ये मेरे मिशन का एक हिस्सा था, मैं मजबूर था। चुनाचे पी स्कीम के दूसरे मरहले पर अमल करते हुए मैं एक रोज बाद कैप्टन सिंह के क्वार्टर में जा पहुंचा। मैंने अपनी हालत से ये जाहिर किया कि मैं बेहद परेशान और घबराया हुआ हूँ। कैप्टन सिंह ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने बड़ी मुश्किल से आंसू निकाल कर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मुझे बचा लें, अब मैं वापस कस्बे में नहीं जा सकता। फिरोज भाई को किसी ने बता दिया है कि मैंने मुखबरी की थी। उसके आदमी मुझे कत्ल करने आए थे और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुंचा हूँ। कैप्टन सिंह ने फिरोज भाई को मोटी गाली देकर कहा, हमने उसकी ठुकाई कर दी थी, मैं तो उसे शूट करने वाला था। मैंने कैप्टन सिंह के पांव पकड़ लिए, साहब मुझे उससे बचा लें, सारा गांव अब मेरा दुश्मन हो गया है। मैंने भारतीय सेना और भारत माता की खिदमत के लिए ऐसा किया था, अब वो मुझे जान से मारने को फिर रहे हैं। कैप्टन ने वसीली आवाज में कहा, तुम्हारा कोई बाल भी का नहीं कर सकता जवान। मैंने हाथ जोड़ दिए, हुजूर मुझ पर रहम करें, मुझे अपनी खिदमत के लिए यहीं रख लें, सिवाय आपके अब मेरा कोई नहीं है, मैं तो अपनी नौकरी से भी गया। कैप्टन सिंह कुछ सोचने लगा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, अहमद भाई तुमने हमारे लिए बड़ा काम किया है, हम तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमें उन चोरों का निशान बता दिया है जिनकी हम एक मुद्दत से तलाश में थे। अच्छा तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें अपनी रेजिमेंट में काम दिलवा दूंगा। तुम आज की रात यहीं बाहर बरामदे में सो जाना, कल तुम्हें दफ्तर में ले चलूंगा। यही मेरा मकसद था। बरामदे में एक कैंप कार्ड डालकर मुझे कंबल दे दिया गया। रात को खाना भी मुझे वहीं मिला। मैंने रात बरामदे में गुजार दी। सुबह कैप्टन सिंह मुझे अपने साथ रेजिमेंटल ऑफिस में ले गया, जहाँ मुझे छोटे मोटे काम करने पर लगा दिया गया। मुझे एक भारतीय फौज की हरे रंग की पतलून और
उसी कलर की कमीज और बूट दे दिए गए। दोपहर के बाद मैंने कैप्टन सिंह से दरखास्त की कि हवेली में मेरे कुछ पैसे पड़े रह गए हैं, मैं वो लाना चाहता हूँ। कैप्टन सिंह ने एक जीप में मेरे साथ 4 फौजी कर दिए। मैंने जीप कस्बे के बाहर ही एक जगह रुकवाई और खुद हवेली की तरफ गया। रास्ते में इत्तेफाक से लाखन डाकिया मिल गया। कहने लगा, तुम कहाँ सुबह से गायब हो, दफ्तर में नहीं आए। मैंने कहा, लाखन बाबू, मुझे नौकरी मिल गई है, वहाँ बड़े मजे में हूँ, मुफ्त राशन मिलता है। उसे हैरान छोड़कर मैं हवेली में आया तो फिरोज भाई अभी तक साहिब फराश था। मैं अपनी कोठरी में गया और अपने सरहाने में से 900 रुपए और सीधा का सांप का मन का निकाल कर जेब में रखा और कस्बे से निकलकर जीप में सवार होकर वापस कमांड ऑफिस में आ गया। कैप्टन सिंह ने अपनी तसल्ली के लिए पूछा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, भारतीय फौज के होते हुए किसी की जरूरत है कि मुझ पर हाथ उठाए? वैसे साहब जी, वो लोग अब मुझसे बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। हर कोई कहता था कि तुम गांव से क्यों चले गए, वापस आ जाओ। मैंने कहा, भगवान तुमसे बचाए, अब तो मैं अपनी भारतीय सेना की ही खिदमत करूंगा। कैप्टन सिंह अपनी बारीक मूंछों पर उंगली फेर कर बोला, मैंने अपने जवानों को ऑर्डर कर दिया था कि हमारे आदमी को किसी ने कुछ कहा तो गोली चला देना। मैंने कैप्टन सिंह का झुककर शुक्रिया अदा किया और अपने काम में लग गया। मुझे रहने के लिए फौजियों की बैरक के अकब में एक झोंपड़ा मिल गया। मैं दिन भर वहां काम करता, खाना फौजियों के लंगर में खाता और रात को अपनी झोंपड़ी में बिछी कैंप कार्ड पर आकर सो जाता। मैंने बहुत जल्द मालूम कर लिया कि इस पुराने किले में पूना रेजिमेंट की इस कंपनी के कोई 100 के करीब मरहट्टा सिपाही तैनात थे, जिनका कमांडर मरहट्टा कैप्टन सिंह था। मेरा काम ऑफिस में इधर उधर की चीजें वगैरह ला कर देना और कमरों की झाड़ पूंछ भी था। मैं सर झुकाए अपने काम में लगा रहता, लेकिन अंदर से मेरी आंखें पूरी खुली थी और मैं एक एक बात का भरपूर जायजा ले रहा था। 3 रोज बाद लाखन देसाई कस्बे के पोस्ट ऑफिस से डाक लेकर आया तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ में लाया और कहा, अहमद भाई, तुम तो बड़े मजे में लगते हो, यहाँ चेहरे पर रौनक आ गई है। मैंने कहा, बस दादा, बड़े मजे में हूँ। कैप्टन सिंह ने लाखन देसाई को मुझसे मुस्कुरा कर बातें करते देखा तो करीब आकर बोला, तुम जंगली लोग इस शरीफ जवान के दुश्मन हो, ऊपर से तुम बड़े हंस हंस कर मिलते हो। गांव वालों को कह देना कि इधर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो गोली मार दूंगा। लाखन देसाई बेचारा तो हक्का बक्का होकर रह गया, हाथ बांध कर बोला, महाराज, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं चुपके से एक तरफ को चल दिया। मैं कैप्टन सिंह को ये तासुर देने में कामयाब हो गया था कि गांव वाले ऊपर से मुझसे हंसकर मिलते हैं, क्योंकि मैं भारतीय सूरमाओं की पनाह में आ गया हूँ, लेकिन अंदर से ये मेरी जान के दुश्मन है। पुराने किले के पूना रेजिमेंटल ऑफिस में काम करते मुझे 2 हफ्ते गुजर गए। इस दौरान में मुझे इस बात का हल्का सा निशान भी न मिल सका कि उस किले में पाकिस्तानी साइंसदान और उसकी बेटी कैद में रखे हुए हैं। फौजी ज्यादातर मरहट्टा जबान में बातें करते, कोई कोई गुजराती जबान भी बोल लेता था। मैं मरहट्टा जबान के अल्फाज भी कुछ कुछ समझने लगा था, लेकिन उनकी जबान से मैंने अभी तक किसी पाकिस्तानी कैदी साइंसदान का जिक्र नहीं सुना था। 2-1 बार मुझे खारदार गेट में से गुजरकर पुराने किले के अंदर जाने का भी मौका मिला, लेकिन वहाँ वही लंबी ड्योढ़ी में आमने सामने 2-4 कमरे बने थे। एक खाली हवालात थी, बिल्कुल सीध में लकड़ी का एक दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। कंपनी के मरहट्टा फौजी जवान सुबह को ड्रिल करते, फिर किले के इर्द गिर्द अपनी पोस्टों पर जाकर पहरे पर खड़े हो जाते। मुझे यकीन था कि जहाँ जरूर कोई खास बात है, वरना इस जंगल में फौज की तैनाती की बज़ाहिर कोई वजह नजर नहीं आती। दूसरे हमारे एजेंट की इत्तला गलत नहीं हो सकती थी। डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी यकीनन इसी कमांड पोस्ट के किले के तहखाने में कहीं कैद थे। अब मुझे शहर से आने वाले उन फौजी अफसरों का इंतजार था जो बकौल डाकिया लाखन देसाई के वो कभी कभी यहाँ आया करते थे। इस असना में मुझे कैप्टन सिंह के जबानी पता चला कि उसने फिरोज भाई को सप्लाई डिपो की चीजें चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा कर हेडक्वार्टर भिजवा दिया है। मुझे अफसोस जरूर हुआ, लेकिन अपने मिशन के सामने मुझे अपनी जान भी बेहकीकत मालूम होती थी। एक रोज उस पुराने किले वाली मिलिट्री पोस्ट पर मुझे कुछ गैर मामूली सरगर्मी नजर आई। हवालदार किशन लाल ने मुझे हुक्म दिया कि कमरे अच्छी तरह से झाड़ पूंछ करूं। दफ्तर के सामने वाले फूलों के प्लॉट में से घास काट दी गई। सिपाहियों ने अपनी बूट पट्टी चमका ली। मैं खामोशी से ये सारी तैयारियां देखता रहा और समझ गया कि कोई फौजी अफसर आ रहा है। दोपहर के बाद एक फौजी जीप कमांड पोस्ट के ऑफिस के सामने आकर रुकी। मैं बैरक की दीवार के पास अटेंशन खड़ा था। कैप्टन सिंह भी फुल वर्दी में था। उसके पीछे 4 सिपाही चाकू चौबंद खड़े थे। कैप्टन सिंह ने आगे बढ़कर जीप का दरवाजा खोला। जीप में से गंजे सर वाला गहरे सांवले रंग का एक गोल मटोल सा आदमी निकला, जिसके हाथ में ब्रीफकेस था। वो सिविलियन कपड़ों में था। उसके साथ 2 फौजी भी उतरे। कैप्टन सिंह और दूसरे सिपाहियों ने उन्हें सैल्यूट किया। सांवला गोल मटोल आदमी ब्रीफकेस थामे किले के खारदार जंगले की तरफ चला। दोनों फौजी और कैप्टन सिंह भी उसके साथ थे। ये सब किले के दरवाजे में से गुजरकर ड्यूरी में दाखिल हो गए तो खारदार जंगला बंद कर दिया गया। मैंने कमांड ऑफिस के बरामदे में बिछे बेंच को कपड़े से छाड़ते हुए पहरे पर खड़े हवालदार किशन लाल से पूछा, महाराज कोई बड़ा साहब आया है? किशन लाल बोला, अबे तुझे इससे क्या, चल अपना काम कर। मैं कान लपेट कर वहां से हट गया और बरामदे के बाहर रखे फूलों के गमलों की तरतीब ठीक करने लगा। फिर बाल्टी लेकर नल पर चला गया और उसे धोकर उसमें पानी भरने लगा।
मेरा ज़हन उन 3 आदमियों के बारे में बड़ी तेजी से सोच रहा था जो अभी अभी उस कमांड पोस्ट पर आए थे, जिनमें से 1 सिविलियन और 2 फौजी थे। ये बात यकीनी थी कि ये वही लोग हैं जो बकौल लाखन देसाई के कभी कभी शहर से यहाँ आया करते थे। ये लोग जिस एतमाद और पुरस्कार अंदाज में वहाँ आए थे, इससे जाहिर होता था कि ये महज एक मामूली फौजी पोस्ट नहीं है और यहाँ कोई बड़ी अहम बात हो रही है। मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी इसी जगह किसी तहखाने में बंद हैं और यह सिविलियन भारतीय साइंसदान था जो अपने फौजियों के साथ डॉक्टर फरीदी से अपने ज़ेरे तकमील फार्मूले के बारे में मजीद पूछगिछ करने आया था। पानी से भरी हुई बाल्टी मैंने आग बुझाने वाली दूसरी बाल्टियों के पास जाकर रख दी और खुद लंगर खाने वाली बैरक की तरफ निकल गया। मैं बरामदे के कोने में लकड़ी की सीढ़ी पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। मेरे करीब ही एक बूढ़ा घास काट रहा था। उसे सब ढीबर कहकर पुकारते थे और ये वहाँ अक्सर घास वगैरह काटने आया करता था। मैंने उसे अपनी जेब से बीड़ी निकाल कर दी। वो बड़ा खुश हुआ। इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने उसे कहा, चौकी पर कोई फौजी अफसर आ जाए तो लंगर में मुर्गियां काटी जाती हैं, आज हमें भी मुर्गी का शोरबा खाने को मिलेगा। बूढ़ा बीड़ी का कश लगाकर बोला, अरे भैया जी, ये तो आते जाते रहते हैं, इस बार देर से आए हैं। मैंने पूछा, ढीबर दादा, ये कौन लोग हैं? उनमें से एक तो सिविलियन है, पर उसे भी सबने सैल्यूट मारा है। बूढ़ा कहने लगा, राम जाने कौन है, सुना है शहर से ये लोग आते हैं। वो घास काटने में मसरूफ हो गया। कोई 3 घंटे बाद नौवारिद मेहमान तले के खारदार जंगले से बाहर आए। कैप्टन सिंह उनके हमरा था। सिविलियन ब्रीफकेस वाला उन सब के आगे आगे था। दोनों फौजी अफसर भी साथ साथ चल रहे थे। वो सब कैप्टन सिंह के कुशादा क्वार्टर की तरफ चल दिए। दोपहर 4 बजे मैं अपनी ड्यूटी से ऑफ होकर अपनी झोंपड़ी की तरफ जा रहा था कि मुझे कैप्टन सिंह के क्वार्टर के बाहर 2 संतरी पहरे पर नजर आए। मैं अपने ताम चीनी के फौजी मग में लंगर से चाय भरवा कर लाया था। मैं झोंपड़ी के आगे ईंटों के चबूतरे पर बैठकर चाय पीने लगा। वहां से कैप्टन सिंह के क्वार्टर का गेट मुझे साफ नजर आ रहा था। क्वार्टर पर गहरी खामोशी छाई थी। आज कैप्टन सिंह के क्वार्टर में गाय नजर नहीं आ रही थी। उसे निकाल कर किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया गया था। सूरज दरख्तों के पीछे छुप गया था। धूप मांद पड़ गई थी। मैं अपनी झोंपड़ी में आकर कैंप कार्ड पर लेटकर सोचने लगा कि मुझे कले के राज को हल करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। रात का खाना मैं फौजी लंगर में जाकर खाता था, जहां मैं देख कर आया था कि डांगरी मुर्गियों को काट रहे थे। मैं कुछ देर बाद उठकर लंगर खाने की तरफ जाने ही लगा था कि कैप्टन सिंह के माली ने आकर कहा, चल अहमद भाई, तुझे कप्तान साहब बुला रहे हैं। मैं कैप्टन सिंह के क्वार्टर की तरफ आ गया। फौजी गार्ड मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे कुछ न कहा। क्वार्टर के बरामदे में बत्तियां रोशन थी। कैप्टन सिंह का अर्दली हाथों में फूलों से भरा हुआ टोकरा थामे आ गया। कहने लगा, चल बे, इसे उठाकर किचन में चल। तू कहाँ छुपा हुआ था अब तक? मैंने जल्दी से फूलों का टोकरा कांधे पर रख लिया और अर्दली के साथ क्वार्टर के अकब वाले किचन में आ गया, जहाँ खाने की देगचियां लंगर खाने से तैयार होकर आ चुकी थी। खाना थालियों में लगाया जाने लगा। मैं पीतल के तश्त में नारंगियां, केले और अनानास सजाने लगा। अर्दली ने मेरी तरफ देखा और कहा, चल बे, ये चावलों की बड़ी डिश डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रख दे। चावल रंगदार थे और उनमें से भाप निकल रही थी। कैप्टन सिंह का डाइनिंग रूम मुझे मालूम था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे सिगार की खुशबू आई। देखा कि खाने की मेज पर फूल गुलदान में सजे हुए हैं और सामने सोफों पर कैप्टन सिंह, दोनों अजनबी फौजी और सांवला गोल मटोल सिविलियन बैठे हैं। सिविलियन सिगार पी रहा था और आपस में मराठी जबान में बातें कर रहे थे। मैं चावलों का तश्त खाने की मेज पर रखकर खामोशी से बाहर निकल गया। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो ये लोग बातें करते करते रुक गए थे। जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उन्होंने फिर से बातें शुरू कर दी। मराठी जबान से कुछ वाकिफ होने की वजह से मैं उनकी गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज बिल्कुल न समझ सका, लेकिन मेरे कान में एक लफ्ज जरूर पड़ गया था जिसका मतलब था बेहोश लड़की। किचन में मुझे दूसरे कामों पर लगा दिया गया। मेरा जहन बेहोश लड़की के बारे में सोच रहा था। बार बार इसी नतीजे पर पहुंचता कि ये लोग कले के तहखाने में डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी से पूछगिछ करके आए हैं और उनके तशद्दुद की वजह से डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन बेहोश हो गई है। जो सूरत हाल नाजुक हो रही थी, मेरा ये एहसास बढ़ता जा रहा था कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका। मैं तो अभी तक कले के अंदर जाने में भी कामयाब नहीं हुआ था। मेहमानों को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं अपनी झोंपड़ी में आकर कैंप कार्ट पर कंबल ओढ़े पड़ गया। जहन में कोई ऐसी तरकीब नहीं आ रही थी जिस पर अमल करने से मैं कले के अंदर जा सकूं। इसी सोच विचार में नींद आ गई और मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह क्वार्टर गार्ड के फौजी बिगल की तेज आवाज ने मुझे जगा दिया। कमांड ऑफिस वाले छोटे से ग्राउंड में फौजी ड्रिल कर रहे थे। मैं हस्बे मामूल मुंह हाथ धोकर ऑफिस में आकर मामूल के कामों में लग गया। मैंने देखा कि कैप्टन सिंह अभी तक नहीं आया था। कोई 10 बजे वो अपनी जीप लेकर नमूदार हुआ। जीप वो अकेला चला रहा था। मैंने सलूट मारा तो वो मुस्कुराकर बोला, अहमद, तुमने भी मुर्गी खाई थी रात को कि नहीं? मैं हाथ बांध कर बोला, साहब जी, बड़े मजे की मुर्गी पकी थी। वो मुस्कुराया और अपने दफ्तर में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर बाद पता चला कि कल वाले मेहमान रुखसत हो चुके हैं। कमांड पोस्ट में फिर जिंदगी अपने मामूल पर आ गई।